गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक के तो हमारा हो गया था 4th चैप्टर कंप्लीट। आप लोग ने नोट्स भी कर लिया होगा और उम्मीद है कि जो न्यूमेरिकल वगैरह मैंने भेजा था, एक्सरसाइज भेजा था, वो सब भी आप लोगों ने कर लिया होगा। तो अपन अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 5। ये है ऑसिलेशन। ठीक है, वैसे ये बहुत इजी चैप्टर है भी बहुत कम सिलेबस ये चैप्टर में, तो ये जल्दी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ऑसिलेशंस क्या होता है? ठीक है, ऑसिलेशन ये लिखा है चैप्टर 5 ऑसिलेशंस। ठीक है, इसके पहले हमें कुछ टर्म पढ़नी होगी, समझना होगा कुछ टर्म को। जैसे कि इसमें ऑसिलेशन पढ़ने से पहले हमें पीरियोडिक मोशन, तो उसके पहले हम मोशन के टाइप्स देख लेते हैं। अभी तक आप लोगों ने मोशन के टाइप्स पढ़े होंगे, जिसमें आपने लीनियर मोशन पढ़ लिया होगा, सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा, रोटेशनल मोशन हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में, उसमें सर्कुलर मोशन भी आ गया था, रोटेशनल मोशन आ गया था। कभी जब अपने स्कूल में मतलब 9-10 तक के अपने टाइप्स ऑफ मोशन देखे होंगे, उसमें आपने वाइब्रेशनल मोशन का भी एग्जाम्पल देखा होगा और वो भी पढ़ा होगा। ठीक है ना। अब हमको आता है ऑसिलेशंस, तो इसी के लिए हमें एक और मोशन पढ़ना है जिसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। तो हम पहले देखेंगे कि पीरियोडिक मोशन क्या है। ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन में देखो क्या आ रहा है, पीरियड। ठीक है, तो ये किसको बोलेंगे? कोई भी मोशन वो कैसे, एक एग्जाम्पल के तौर पर ही मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कोई ऐसी मोशन जिसमें कि पार्टिकल का ऐसा मोशन जिसमें वो अपना पाथ रिपीट करता है। मतलब वही पाथ से बार बार जाएगा। और कैसे जाएगा? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, मतलब हर 1 मिनट के बाद वहां से यदि वो गुजर रहा है वही पाथ से। जैसे कि मैं ये सर्कुलर मोशन की बात करूँ, एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये पॉइंट P है, पार्टिकल P है, पॉइंट A से वो स्टार्ट कर रहा है अपना मोशन, तो ये कंप्लीट कर रहा है 5 मिनट्स में। ठीक है, यहाँ तक वापस अपनी प्लेस पे 5 मिनट्स में आ रहा है, वापस फिर अगले 5 मिनट्स में फिर यहाँ आ रहा है। मतलब तुम देखो, यदि यहाँ पर है तो भी वो 5 मिनट्स के बाद पाथ रिपीट करेगा, ये अपना दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में फिर से 5 मिनट में ही वो अपना पाथ रिपीट करेगा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड में, अब यहाँ पे मैंने 5 मिनट लिया है, तो पर्टिकुलर 5 मिनट में कोई भी पाथ ले लो, कहीं पे भी ले लो, तो हर 5 मिनट में वो अपना पाथ रिपीट कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? सेम टाइम इंटरवल में कोई पार्टिकल अपना पाथ रिपीट करता है। अब ये भी एक पाथ रिपीट करने वाले, एक एग्जांपल हो गया मोशन का। एक ये भी हो गया, जैसे पेंडुलम है, वॉच का पेंडुलम होता है, वो कैसे इस तरह से मोशन करते रहता है। ठीक है ना, इस तरह से मोशन करते रहता है, तो वो भी पर्टिकुलर टाइम में यहाँ से यदि स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर वापस यहाँ आ रहा है, तो उसका पर्टिकुलर टाइम है। 1 सेकेंड में 1 ऑसिलेशन, वन टाइम यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से आएगा, तो उसको 1 सेकेंड लग रहा है या 1 मिनट लग रहा है, 1 सेकेंड लगता है, तो 1 सेकेंड लग रहा है। तो हर सेकेंड में वो अपना पाथ रिपीट कर रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में, मतलब 1 सेकेंड में वो अपना पाथ रिपीट कर रहा है पार्टिकल। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल हो गया, ये भी एक एग्जांपल हो गया कि जिसमें पार्टिकल इन मोशन अपना पाथ रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? इस टाइप की मोशन को हम पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। तो पीरियोडिक मोशन की आप डेफिनेशन क्या दे सकते हो? कि पार्टिकल विच रिपीट्स एनी मोशन इन विच पार्टिकल, कोई भी मोशन इन विच पार्टिकल रिपीट्स देयर पाथ, ठीक है, इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड। क्या कोई भी पार्टिकल अपना पाथ रिपीट कर रहा है पर्टिकुलर टाइम पीरियड में? ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ठीक है,
एनी मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ, ये भी बोल सकते हैं एनी मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, या एनी पार्टिकल विच रिपीट्स इट्स पाथ इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है पीरियोडिक मोशन। तो ऑसिलेशन समझने के लिए पीरियोडिक मोशन समझना ज़रूरी है, उसके बाद हम ऑसिलेशन मोशन समझेंगे। ठीक है, अब इसके बाद है पीरियड। अब पीरियोडिक मोशन है तो इसका पीरियड क्या है? अब पीरियड क्या होगा? तो हमने कैसे बोला कि ये 5 मिनट में अपना 1 सर्कल कंप्लीट कर रहा था, उसके बाद वो पाथ रिपीट करना शुरू करेगा। तो जब वो पाथ रिपीट करना शुरू करेगा, उसके पहले जो उसने एक कंप्लीट राउंड लगा लिया, यदि सर्कुलर मोशन है तो कंप्लीट राउंड लगा लिया है, तो वो कंप्लीट राउंड लगाने में, यहाँ पे सर्कुलर मोशन है तो एक राउंड की बात करेंगे, तो पर्टिकुलर राउंड लगाने में उसको जितना टाइम लगा वो उसका पीरियड होगा। जैसे इस टाइप की मोशन कौन सी होती है? इस टाइप की मोशन है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। ठीक है, तो इनका पर्टिकुलर जो टाइम है कि जिसमें वो एक राउंड लगाते हैं। ठीक है, जैसे अर्थ को 365 डेज लगते हैं, मून को 24 आवर लगते हैं, तो ये जो चीज़ है ये इनका पीरियड हो गया। मतलब 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करना, 1 राउंड कंप्लीट करना, इसके लिए जो टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे इसका पीरियड। इस पार्टिकल को इतना पीरियड, इस पार्टिकल का, इस मोशन का पीरियड। ठीक है, तो ये होता है पीरियड। अब इसमें बात करते हैं पेंडुलम में। यदि बात करें पेंडुलम, यदि यहाँ से स्टार्ट होता है तो इसका कंप्लीट एक राउंड क्या होगा? पहले ये इस साइड जाएगा मैक्सिमम, फिर ये मीन पोजीशन में आएगा, फिर इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर वापस यहाँ आएगा। तो ये पूरा इधर से जाना, फिर इधर जाना, फिर यहाँ आना लौट करके। ठीक है, तो इसको ये पूरा करने में जो टाइम लगेगा वो उसका पीरियड होगा, पेंडुलम का पीरियड होगा वो। ठीक है, तो पीरियड क्या होता है कि पर्टिकुलर एक राउंड में जो भी मोशन है वो एक मोशन करने में, या एक राउंड कंप्लीट करने में, या इस पेंडुलम को एक ऑसिलेशन ही बोलते हैं, इस ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसको हम उसका पीरियड बोलेंगे। ठीक है, अब हमको पढ़ना है, इसके बाद पीरियड पढ़ लिया, पीरियोडिक मोशन पढ़ लिया, इसके बाद हम समझेंगे कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। अब देखो, हम ये जो सर्कुलर मोशन है ना, ये भी पीरियोडिक मोशन है, पर ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है तो इसको सर्कुलर मोशन भी बोल सकते हैं, रोटेशनल भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो अपने ही एक्सिस के अराउंड भी रोटेट हो सकती है, तो ये हो सकता है। लेकिन ऑसिलेटरी मोशन नहीं बोल पाएंगे हम इसे, हालांकि ये पीरियोडिक मोशन है, पर फिर भी हम इसको ऑसिलेटरी मोशन नहीं बोल पाएंगे। इसमें ऑसिलेशन भी कंप्लीट हो रहा है, 1 राउंड कंप्लीट हो रहा है, 1 रोटेशन कंप्लीट हो रहा है, 1 रिवॉल्यूशन भी बोल सकते हैं कि 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है पार्टिकल, लेकिन फिर भी ये ऑसिलेटरी मोशन है। तो ऑसिलेटरी मोशन एक्चुअली क्या होती है? मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे चलने वाली, जैसे ऊपर नीचे भी बोल सकते हैं। जैसे सीविंग मशीन है, सीविंग मशीन की जो निडल होती है वो देखा होगा कैसे ऊपर नीचे होती है। ठीक है ना, तो वो मोशन एक ऑसिलेटरी मोशन हो सकती है। एक पेंडुलम की मोशन, सिंपल पेंडुलम की मोशन, एक वॉच का जो पेंडुलम होता है उसकी मोशन को भी हम क्या बोल सकते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन का मेन चीज़ क्या होती है? पीरियोडिक होती है। अब पीरियोडिक ये मोशन भी है, सर्कुलर मोशन भी पीरियोडिक हो सकती कोई इसमें पर्टिकुलर केसेस में, और रोटेशनल मोशन भी हो सकती है, तो ये पीरियोडिक है। ऑसिलेटरी भी पीरियोडिक होगी,
लेकिन वो मोशन वहाँ पार्टिकल कैसा मोशन करेगा, टू एंड फ्रो, आगे एंड पीछे। आगे पीछे जो मोशन होगी मतलब आगे और फिर बैक आएगा, फिर सामने जाएगा, फिर बैक, टूवर्ड बैकवर्ड, टूवर्ड बैकवर्ड, ठीक है, ये बोल सकते हैं। या अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ठीक है, ये मोशन। तो इस टाइप की जो मोशन होगी उसको हम बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। तो पीरियोडिक मोशन होगी लेकिन कैसी होगी, टू एंड फ्रो मोशन। तो इसके लिए क्या बोलेंगे, अ पीरियोडिक मोशन इन विच अ पार्टिकल रिपीटेडली मूव्स टू एंड फ्रो अलोंग द सेम पाथ। पीरियोडिक है तो सेम पाथ तो होगा ही, तो हमने शुरू में पीरियोडिक मोशन लिख दिया है। और पार्टिकल कैसे मूव हो रहा है, टू एंड फ्रो इन सेम पाथ इज द ऑसिलेटरी, या इसी को हम बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन। जब आपने 9th वगैरह या 7th 8th में मोशन के टाइप्स पढ़े होंगे, जब आपको वाइब्रेशनल मोशन का एक एग्जाम्पल दिया होगा, उसमें सिविंग मशीन आपको बताया ही होगा या पेंडुलम बताया होगा, ठीक है, उस समय उसको ऑसिलेटरी मोशन नहीं बोला होगा, सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन बोला होगा, ठीक है। तो वो ही वाइब्रेशनल मोशन ऑसिलेटरी मोशन है। पीरियोडिक मोशन भी बताया होगा, ठीक है, लेकिन डिफरेंस नहीं बताया होगा कि यहाँ भी एक रोटेशन कंप्लीट हो रहा है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है। तो हम सर्कुलर मोशन में क्या बोलेंगे, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लग रहा है वो पीरियड बोल रहे हैं। लेकिन ऑसिलेटरी मोशन में हम क्या बोल रहे हैं कि पार्टिकल पर्टिकुलर क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। ये मोशन होगी ऑसिलेटरी मोशन, और वो हमें पढ़ना है यहाँ पर ऑसिलेशन। अब ये पार्टिकल जो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है उसको वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा हम उसको पीरियड बोलेंगे। समझ में आया? यहाँ पर अब पीरियड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि जो पार्टिकल ऑसिलेशन मोशन कंप्लीट परफॉर्म कर रहा है वो वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लेगा उस टाइम को हम उसका पीरियड बोलेंगे। समझ में आई बात? तो ये है ऑसिलेटरी मोशन। पीरियोडिक दोनों होगी, मतलब हम क्या बोलेंगे कि ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक है, या हम ये बोलेंगे हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होगी लेकिन हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगी। आ रही है बात समझ में? क्योंकि ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है, लेकिन ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, ये ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होगी ही लेकिन हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगी। क्लियर? तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत समझना है, माइन्यूटली समझना है, तभी आपको आगे चीजें समझना है। अब इसके बाद हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो ही है सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब SHM, ये पढ़ना है हमको। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है? अभी देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होगी। ये जो ऑसिलेटरी मोशन हमने देखा, ठीक है। अब ये ऑसिलेटरी मोशन सिंपल है। सिंपल मतलब कोई भी पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, वन ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, तो इसको हमने ऑसिलेटरी मोशन बोला। तो हम यदि ये सिंपल ऑसिलेटरी मोशन को ही हम सिंपल हार्मोनिक मोशन, या हम ये कह सकते हैं ना ऑसिलेटरी मोशन को ही हम हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। अब वो यदि सिंपल है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है कोई पार्टिकल, तो उसी को हम बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। अब इसमें एक है हमको लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो हमें थोड़ा सा डिफाइन करना इजी होगा। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये जो अब पेंडुलम की बात करते हैं, तो पेंडुलम जब ये स्ट्रेट लाइन में टू एंड फ्रो मोशन करेगा स्ट्रेट लाइन में, तो उसको हम लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। मतलब कोई भी पार्टिकल जो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है और वो मोशन वो एक लीनियर या एक स्ट्रेट लाइन में परफॉर्म कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे सिंपल
लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, LSHM क्या बोलेंगे? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ तक मैक्सिमम जाएगा, फिर वापस आएगा, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, इसको बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पे भी एक्सट्रीम पोजीशन, ये पॉजिटिव साइड हो गया, ये नेगेटिव साइड हो गया यदि हम एक्सिस से देखें तो। ठीक है, और ये हो गया पेंडुलम। ठीक है, लेकिन हम यदि बात करते हैं, जब ये पेंडुलम हमने ये ऐसे एक रस्सी से बांध दिया है, ठीक है, यहाँ पे कोई रिजिड सपोर्ट दे दिया है और हमने इसको यहाँ ला करके, थोड़ा यहाँ ला करके रिलीज कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे लाया हाथ से और रिलीज कर दिया, तो आपको लगता है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा? नहीं। कैसा वो मूव होता है? तो ऐसे मूव होता है, क्योंकि इसकी जो लेंथ यहाँ रहेगी स्ट्रिंग की, उतनी ही लेंथ यहाँ रहेगी, तो थोड़ा सा कर्व बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? कर्व बन जाएगा। तब यहाँ पर हम ये वाला डिस्प्लेसमेंट लेंगे, जो कौन सा डिस्प्लेसमेंट होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इस टाइप की जो मोशन है, जो ऑसिलेटरी मोशन कर्व फॉर्म में परफॉर्म होती है, उसको हम बोलते हैं एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ASHM, और ये होता है LSHM। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, एक लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन और एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो थोड़ा एंगल के फॉर्म में जाएगी या कर्व के फॉर्म में जाएगी, या हम ये बोल सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर सर्कल के फॉर्म में है, और ये किसी आर्क, जो सर्कल का आर्क है, ये वाला जो आर्क है, यदि ये पाथ है उसका, हार्मोनिक मोशन का ये पाथ है इस टाइप का, ठीक है, वही कर्व पाथ बोलो या आर्क के फॉर्म में बोलो, तो ये जो मोशन होगी ये होगी एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो ये हो गया एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर पीरियड को हम क्या बोलेंगे? वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो रिक्वायर्ड टाइम है, रिक्वायर्ड टाइम फॉर टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ SHM। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी क्या होगा कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन यूनिट टाइम। अब नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन यूनिट टाइम हम कैसे निकालेंगे? हमने क्या बोला? वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए, वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लग रहा है, टाइम, उसको हमने बोला T, मतलब पीरियड। ठीक है, इसको उल्टा कर दो कि T पीरियड में वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो यूनिट पीरियड में या यूनिट टाइम में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट होगी? तो कितने होंगे? 1/T। तो हमारी फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ही ये है कि इन यूनिट टाइम नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन यूनिट टाइम। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन यूनिट टाइम में जितने ऑसिलेशन कंप्लीट होंगे वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो यूनिट टाइम में कितने हो रहे हैं? 1/T। तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू 1/T। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? सेकेंड इनवर्स, या इसको बोलते हैं हर्ट्ज। ठीक है, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी। अब हमको, ये तो सारी टर्म्स ऐसी थी कि आपको इसका बेसिक नॉलेज था ये सब। ठीक है, अब हमें पढ़ना है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे परफॉर्म होती है, कैसे टू एंड फ्रो मोशन जाएगी, क्यों जाएगी, ठीक है, किस वजह से वो कोई भी पेंडुलम पहले हम एक साइड ले जाकर रिलीज करते तो क्यों वो दोनों साइड अपने आप मूव होते रहते। ठीक है, तो ये अब हम देखेंगे। ये सारी चीज़ें आपके लिए बेसिक नॉलेज था, इसके जाने बिना आप ऑसिलेशन नहीं पढ़ सकते हो या सिंपल हार्मोनिक मोशन समझ नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रूरी।
तो इसके लिए आपको एक स्प्रिंग का एग्जाम्पल दिया है। तो इसमें पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये स्प्रिंग, इसमें कुछ ये हैवी ब्लॉक सा लगा हुआ है ये स्प्रिंग में, और ये स्प्रिंग ऐसी है, ठीक है। ये रिलैक्स्ड है, मतलब ओरिजिनल पोजीशन ये है स्प्रिंग की। फिर ये स्प्रिंग को हमने खींचा तो ये ऐसी फैल जाएगी, ये ब्लॉक यहाँ, ठीक है। ये खींचा तो ये कंडीशन थी, इसकी ओरिजिनल पोजीशन ये। अब इसको खींचने से ये एक्स इतनी बढ़ गई है, स्ट्रेच हुई है। हमने फोर्स कितना लगाया था, एफ, फोर्स हमने इस साइड लगाया, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन में नहीं बता रही हूँ, उसका अभी समझ में आएगा। इसके बाद मैंने यही स्प्रिंग को क्या किया, कंप्रेस किया। तो अब ये स्प्रिंग कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। यहाँ पे ये नॉर्मल है, रिलैक्स्ड पोजीशन में, यहाँ पर ये स्ट्रेस्ड है, और यहाँ पे कंप्रेस्ड है। तो यहाँ पर ये इतनी कंप्रेस्ड है, ये भी एक्स ले लेते हैं, इतनी ओरिजिनल पोजीशन इसकी ये है, और इतनी कंप्रेस्ड है, और इतनी हमने इसको फैलाया है, स्ट्रेच किया है। तो अभी यहाँ पे जो हम ये बोलते हैं कि टू एंड फ्रो, क्योंकि स्प्रिंग को भी हम ऐसे प्रेस करते हैं फिर हाथ हटाते हैं तो बार बार अपने आप होते रहती है। स्ट्रेच किया फिर छोड़ दिया तो भी वो थोड़ी देर तक के अपने आप टू एंड फ्रो होते रहेगी। तो ये भी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल है, और यहाँ समझाना भी ईजी है, ठीक है। तो क्या होता है, जब हमने इस स्प्रिंग को खींचा तो हमने फोर्स अप्लाई किया, उसके बाद हमने छोड़ दिया तो वो अपने आप मूव हो रही है टू एंड फ्रो। तो जब हमने इसको, ये जिस फोर्स से हमने उसको खींचा, तो उतना फोर्स इस स्प्रिंग में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाता है। क्या होता है, स्टोर हो जाता है, और उस फोर्स को हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। अब ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो टू एंड फ्रो मोशन करेगा। वो रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस इधर कंडीशन में लाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक कंप्रेस करेगा, फिर ये यहाँ बढ़ेगी, फिर यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ बढ़ेगी, और बहुत देर बाद वो अपनी रिलैक्स पोजीशन में आएगी। समझ में आया। और वो रिलैक्स पोजीशन में आने के लिए क्या होगा, जो उसका रिस्टोरिंग फोर्स है उसके अपोज में ये कुछ एनवायरनमेंट के फोर्स लगते हैं, उसके कारण वो धीरे धीरे रुक जाता है। जैसे पेंडुलम होता है, जो हम सिंपल पेंडुलम यदि हम प्रैक्टिकल करें, यदि हम कोई ऐसा बॉब है या कोई पत्थर का पीस है, टुकड़ा है या एक पत्थर है, उसको हम रस्सी में बांध लें और कोई रिजिड सपोर्ट से कहीं हम लटका दें और उसको एक साइड ला करके छोड़ दें, है ना। हम घर में भी ये चीज़ करके देख सकते हैं। तो थोड़ी देर वो घूमेगा घूमेगा, फिर धीरे 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 वो रुक जाएगा। तो यहाँ रुकने का कारण क्या है, जो एनवायरनमेंट पे रेजिस्टेंस है, एयर में जो भी पार्टिकल होंगे जो उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, उसके कारण वो रुकेगा। तो वहाँ यहाँ हम वो कंडीशन लेते ही नहीं कि कोई रेजिस्टेंस है या किसी की वजह से रुक रहा है। हम तो यहाँ रीस्टोरिंग फोर्स की बात करते हैं, और हम ये बात करते हैं कि पेंडुलम पूरे समय, आइडियल पेंडुलम क्या होगा, पूरे समय चलते रहेगा। तो हम वो वाली बात करते हैं, ठीक है। तो वैसे यहाँ स्प्रिंग की बात करते, तो हमने क्या किया, स्प्रिंग को इधर ला कर के स्ट्रेच किया। स्ट्रेच किया मतलब हमने अपनी तरफ से उस पर फोर्स अप्लाई किया। तो ये जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसके बाद हमने फोर्स अप्लाई कर दिया, फिर हम क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से फोर्स छोड़ देते हैं, मतलब छोड़ दिया, मतलब हमने फोर्स नहीं लगाया अब। लेकिन हमने जो पहले फोर्स लगा लिया था ना, वो इस स्प्रिंग में क्या होगा, रिस्टोर हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो वो फोर्स को हम बोलते हैं रीस्टोरिंग, और वो ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है एसएचएम के लिए, क्योंकि वो ही फोर्स इस स्प्रिंग को वापस इधर लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा।
फिर वो यहाँ आ जाएगा, फिर वो उसमें कलेक्ट हो जाएगा, फिर वो वापस इस साइड ले जाएगा, फिर कलेक्ट होगा। इस तरह से ये चीज़ चलते रहती है। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसका हमने खींचा इस डायरेक्शन में था, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में। मतलब हमने इस साइड खींचा था, डिस्प्लेस इधर हुई थी, और रिस्टोरिंग फोर्स किस साइड खींचना चाहता है, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन। अब जैसे यहाँ कंप्रेस किया तो हमने इस साइड इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, उसको प्रेस किया, ठीक है। लेकिन जो फोर्स इसमें रिस्टोर हो गया वो उसको क्या करेगा, वो इस डायरेक्शन में लेके जाएगा। मतलब जिस साइड भी हम उसको डिस्प्लेस करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। यहाँ पर भी रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। आ रही है बात समझ में? तो रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही होगा। जितना डिस्प्लेसमेंट करेंगे उसके इक्वल ही होगा, लेकिन या उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेंगे, इक्वल नहीं बोलेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और कैसा रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन। मतलब हम क्या कह सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। ये रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो नहीं, हालांकि वो रिस्टोरिंग फोर्स उतना ही होता है जितना हम फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन ये रिस्टोरिंग फोर्स है। यहाँ जो हम बताएंगे वो रिस्टोरिंग फोर्स है, जो वहाँ पे रिस्टोर हुआ है, ठीक है। तो वो फोर्स कैसा रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। हमने इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। जब हमने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया या रिस्टोर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया या डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में किया, तो रिस्टोरिंग फोर्स उसको इस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट वर्क करता है। माइनस साइन बता रहा है अपोजिट वर्क, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता रहा है कि एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो मेन कंसेप्ट है SHM का, वो ये मेन कंसेप्ट है, इसको समझना जरूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कोई भी मोशन को बताना होता है कि ये SHM है, तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, वो मोशन में हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है, कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। अब सॉरी, ये चीजें हैं। अब मैं इसी के आगे ये लेके चलती हूँ। अब ये प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं K। ये K को बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। ये एक अपने को प्रैक्टिकल भी है। अब पता नहीं ये साल कब प्रैक्टिकल करेंगे, लेकिन ये प्रैक्टिकल से हम निकालते हैं, ये एक्सपेरिमेंट करते हैं और ये K की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो K इज इक्वल टू हो जाएगा -F/x। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। अब इसको ऐसा लिखा है, अब न्यूटन्स के लॉ से हम F इज इक्वल टू ma ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ma पुट कर दिया, तो ये -kx ये भी हो जाता है। तो a इज इक्वल टू हम -k/m इंटू एक्स। अब ये माइनस साइन, कई बार यदि अपने को मैग्नीट्यूड निकालना है तो माइनस साइन नहीं भी रखा तो चलेगा, क्योंकि माइनस का मीनिंग सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो यदि यहाँ नहीं भी रखा तो चलता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड इतना है। बट हमको a से भी x का रिलेशन बताना है, तो हमें यहाँ माइनस रखना भी पड़ेगा, क्योंकि जब हम डिफाइन कर रहे हैं, पर हमको कोई वैल्यू फाइंड करना है तो ठीक है, माइनस नहीं रखा। और a की यदि हमको न्यूमेरिकल वैल्यू ही चाहिए तो हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करेंगे। फिजिक्स में जहाँ पे भी साइन यदि आंसर में माइनस आता है तो उसका मतलब होता है कि अपोजिट डायरेक्शन। जो भी यहाँ क्वांटिटी है और यहाँ क्वांटिटी है, तो ये डायरेक्शन बस इसका अपोजिट होता है, ठीक है। तो अब देख लो K कांस्टेंट है, M मास है,
है ना, वो पार्टिकल का मास है, तो मास भी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर भी हम ये क्या लिख सकते हैं, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। मतलब हम ये भी कह सकते हैं SHM के लिए, और अब हम ये भी कह सकते हैं, ये मतलब एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन भी कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो कोई भी मोशन को SHM परफॉर्म करने के लिए, SHM प्रूफ करने के लिए हम एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं, और एक्सेलरेशन को भी डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मेन था। अब जब आपको ये बताता है कि आपको लीनियर मोशन एक्सप्लेन करना है, लीनियर SHM एक्सप्लेन करना है, उसका प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना है, तो आपको ये चीज़ें बतानी है। ठीक है, यहाँ से ये एक्सप्लेन करना है, स्प्रिंग वाला एग्जाम्पल लेकर के आपको ये एक्सप्लेन करना है, और ये लिखना है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, और इस तरह से सॉल्व करना है और बताना है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। ठीक है, ये यहाँ पर आकर के ये चीज़ कंप्लीट होगी। ठीक, अब आगे अब यहाँ पर हम लीनियर SHM की एक और डेफिनेशन दे सकते हैं। ये जो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x था ना, मतलब एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, तो उसके अकॉर्डिंग लीनियर SHM इज डिफाइंड एज द लीनियर पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच फोर्स और एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्ट टूवर्ड्स द मीन पोजिशन and its magnitude is proportional to the displacement from the mean position। ठीक है, समझ में आया? मतलब जो रिस्टोरिंग फोर्स है हमेशा क्या बोलता है कि मीन पोजीशन के डायरेक्शन में रहता है, या एक्सेलरेशन बोलो या रिस्टोरिंग फोर्स बोलो, वो मीन पोजीशन के डायरेक्शन में रहता है, और मैग्नीट्यूड में वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, ये बताया। ठीक है, फिर ये जो हार्मोनिक मोशन है, इसको हम हार्मोनिक फंक्शन से डिफाइन करते हैं, या डिनोट करते हैं, या मेंशन करते हैं। ठीक है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, ये हार्मोनिक फंक्शन किसको बोलते हैं, ये होते हैं मैग्नीट्यूड और साइन ओमेगा टी, या a cos ओमेगा टी। इसको साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन भी बोलेंगे, और इन्हीं को बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शन। तो जब इस लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम ये दो फंक्शन से डिनोट करते हैं, वो आगे आएगा कैसे आते हैं ये फंक्शन, और यदि नॉन हार्मोनिक है तो उसके लिए ये सिंगल फंक्शन हो गया, और यदि नॉन हार्मोनिक मोशन है तो उसके लिए कंबाइन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या दो कोई फंक्शन का कॉम्बिनेशन हो सकता है। वो साइन साइन भी हो सकता है, कॉस कॉस भी हो सकता है, साइन कॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से इनको मेंशन करें, आगे आएगा जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। इजी बहुत है, लेकिन कई बार ये 2 मार्क्स के लिए पूछ लेता है एग्जाम में। तो ये इजी क्या, अभी तक हम करके ही चले हैं, F इज इक्वल टू -kx, ये लेके चले। ठीक है, इसके बाद यही F इज इक्वल टू m में होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। इन दोनों को हमने कंपेयर किया तो ये आ जाएगा -kx, a इज इक्वल टू हो जाएगा -k/m इंटू एक्स। अब हम a को क्या लिख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मतलब dv/dt, और v को क्या लिखते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब क्या लिखते हैं d/dt, और dv को क्या लिख सकते हैं dx/dt। तो एक्चुअली ये क्या लिखते हैं हम, d2x/dt², ये लिखते हैं। ठीक है, तो ये एक ही जगह हम ये पुट कर देंगे d2x
बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, इसको एक और क्वांटिटी लिया है के बाय एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, जहाँ ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। तो यहाँ पे यदि ये वैल्यू पुट करें डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर, इसका भी बाद में समझ में आएगा आपको आगे जा कर के कि वो क्या चीज़ है, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इसको साथ में इक्वेशन के फॉर्म में लिखिए तो क्या आ जाएगा, ये डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। आगे इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। तो ये जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है आपको, तो ये होता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो सिर्फ इतना आपको करना होता है, कितना इजी है, ये 2 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है, बहुत इजी है, ये आप लेकर चलो, सिर्फ एक को आपको डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर करते आना चाहिए। तो ये था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच। अब ये ही डिफरेंशियल इक्वेशन से हम वापस क्या फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे उस पार्टिकल की, और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, ये अब हम देखते हैं। तो अब हमको लेके चलना है, पहले हमने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लिया, अब हमको डिफरेंशियल इक्वेशन लेके चलना है। डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, बस हमको ये लेके चलना है। और इससे पहले हम निकालेंगे एक्सेलरेशन, फिर निकालेंगे वेलोसिटी, है ना, और उसके बाद निकालेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। ये भी बहुत इजी है, कभी कभी ये भी यदि पूछ लिया तो ये 3 या 4 मार्क्स के आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब इसको वापस जो प्रोसेस हमने किया था उसको रिवर्स कर लो, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। वैसे यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिख करके आप ये लिख सकते हो, डी बाय डी टी डी एक्स बाय डी टी, जो हमने वहाँ प्रोसेस किया था उसको वापस रिवर्स ही करना है। तो ये v हो गया, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, डी वी बाई डी टी फिर क्या है, a एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये मिल गया हमको एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब ये मिल गया, अब हमें निकालना है वेलोसिटी, ये निकल गया एक्सेलरेशन, अब हमें निकालना है वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए वापिस ये लेके चलो, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, वही डी बाई डी टी, और या डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये डी वी, हमको v चाहिए, इससे v निकालना है, इसलिए यहाँ पे v जरूरी था, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको हम लिखते हैं डी वी बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी टी। क्या किया हमने यहाँ पर, डी एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ पे भी डी एक्स, यहाँ पे भी डी एक्स, ठीक है, कर सकते हैं ऐसा, दोनों साइड डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अब ये डी वी बाई डी एक्स रहने दो, और ये डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वी वेलोसिटी, तो ये हो गया वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अभी समझ में आएगा आपको हमने ऐसा क्यों किया। अब ये मिटा देती हूँ मैं एक्सेलरेशन का। अब देखो dx को हम इधर ट्रांसफर करते हैं, तो क्या बच गया, ये v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। अब हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, हमने इंटीग्रेट किया, v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है,
तो ये x dx। आया समझ में? अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे लिमिट नहीं है, मतलब इनडेफिनिट है इंटीग्रल, तो हमको कांस्टेंट लगेगा। तो पहले इसका तो इंटीग्रेशन क्या होगा, v²/2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसका हो जाएगा x²/2, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट। जब इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है तो कांस्टेंट लगाते हैं, जब डेफिनेट होता है मतलब यहाँ कुछ वैल्यू रहती है, अपर लिमिट लोअर लिमिट रहती है, तो कांस्टेंट नहीं लगता, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको हम यदि सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, v²/2 माइनस ओमेगा स्क्वायर x²/2 प्लस सी। अब हमको यहाँ से c की वैल्यू निकालना बहुत ज़रूरी है, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी। तो यदि हम किसकी बात करें, मीन पोजीशन की यदि बात करते हैं, तो एक्सट्रीम पोजीशन में, तो हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें जहाँ v की वैल्यू 0 होती है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर v की वैल्यू होती है 0, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे कभी भी तुम देखना यहाँ जाकर थोड़ा सा रुकता है फिर इधर आएगा। आप कोई स्विंग वगैरह होते, वो जो कौन सा वाला होता है ऐसे जाता है, अम्यूजमेंट पार्क में आप जाते हो तो ऐसा ड्रैगन टाइप रहता है ना, जो दोनों साइड ऐसा घूमता है, तो आप देखोगे थोड़ा ऊपर जाता है तो ऐसा लगता है कि रुका है और फिर नीचे आता है, और जो मीन पोजीशन में रहता है वहाँ एकदम स्पीड ज़्यादा रहती है। तो मतलब मीन पोजीशन में रुकता नहीं, तो मैक्सिमम वेलोसिटी मीन पोजीशन में होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी 0 होती है। एक बार वेलोसिटी क्या होती है 0, फिर स्पीड लेता है, ठीक है। वो वाले इसको क्या बोलते हैं, ऐसा वाला सीसो, ठीक है। तो वो क्या होता है, यहाँ पर वेलोसिटी कैसी रहती है, उस समय 0 रहती है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होगा, v = 0 होगा, और वो एक्सट्रीम पोजीशन पर x कितना होगा, मैक्सिमम होगा, उसको हम लेके चलते a, या ये लेके चलते हैं a मतलब एम्पलीट्यूड a, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर वेलोसिटी कैसी होगी 0, तो ये 0 हो गया, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये a²/2 प्लस सी। तो यहाँ से c की वैल्यू फाइंड करें तो c इज इक्वल टू, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर a²/2। ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यहाँ का समझ में आ गया। मैं ये डिलीट करके ये यहाँ पर लिखती हूँ अब। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, v²/2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x²/2 प्लस c की वैल्यू क्या हो गई, ओमेगा स्क्वायर a²/2, ठीक है। सब में 2 कॉमन है तो 2 डिलीट हो जाएगा, कट जाएगा, तो v² इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x² प्लस ओमेगा स्क्वायर a²। तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाला तो a² माइनस x², ये बच जाता है। अब v की वैल्यू यहाँ क्या हो गई, ये v² है, अंडर रूट ऑफ a² माइनस x², और ये स्क्वायर है तो ये हो गया ओमेगा। तो v की वैल्यू निकल गई ओमेगा अंडर रूट a² माइनस x²। तो इस तरह से हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन से वो पार्टिकल जो कि SHM परफॉर्म कर रहा है उसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। ओमेगा यहाँ पे उसकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई, a क्या हो गया यहाँ पर एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और x हो गया डिस्प्लेसमेंट कोई भी टाइम t पर, इंस्टेंट टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और ये एम्पलीट्यूड और ये एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब हमें देखना है, ये तो हो गया वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइंड कर लिया, अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तब तुम्हें समझ में आएगा कि साइन फंक्शन कैसे आता है, क्यों हम मेंशन करते हैं साइन फंक्शन से या कॉस फंक्शन से, ठीक है। तो ये हो गया वेलोसिटी
अब ये वेलोसिटी को ही कंटिन्यू करते हुए हम क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम में तुमको यदि ये बोल रहा है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी निकालो तो तुमको यहीं तक निकालना है, ठीक है। और यदि आपको बोला है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट निकालो तो फिर तुम वेलोसिटी नहीं निकालना, वेलोसिटी का ये फॉर्मूला लेके चलना और डिस्प्लेसमेंट निकालना। एक्सेलरेशन तो निकालना पड़ेगा तो शुरू में रहेगा, और यदि बोल रहा है सिर्फ डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो तो तुम ये वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज़ करके डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट निकालो, ठीक है। इस तरह से आपको फाइंड करना है। तो अभी हमको अब निकालना है डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला लेके चलेंगे आप, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बाकी ये सब लिख, अब देखो यहाँ पर हम क्या लेके चलेंगे, dx, v को क्या लिख सकते हैं हम, dx बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। अब हम ये x वाली जो टर्म है वो यहाँ है और dx यहाँ है, तो हमको ये इस साइड लेकर आना है। तो ये आ जाएगा dx बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कांस्टेंट है तो वहीं रहने दो, इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है। अब इंटीग्रेशन, ओमेगा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 इंटू डी टी मतलब t। तो ये क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है, ये फंक्शन है, ठीक है। तो ये हो गया साइन इनवर्स x अपॉन a, इसका ये जो है ना 1 अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स x अपॉन a। आप ये मैथ्स में पढ़ चुके हो तो आपको ये फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। इज इक्वल टू ओमेगा कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t। अब हम इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, x अपॉन a इज इक्वल टू इनवर्स है, यहाँ चला जाएगा साइन ओमेगा t, तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM, ठीक है। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM। यहाँ पर a एम्पलीट्यूड हो गया, ओमेगा t एक्चुअली क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा बाय टी, और थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी। ये तो ये थीटा हो गया, ठीक है, मतलब एंगल। तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ भूल गए, वो क्या है कि जब हमने यहाँ पर ये इंटीग्रेशन लिया ना, यहाँ ये जो इंटीग्रेशन लिया तो ये भी इंडेफिनिट इंटीग्रल है, ठीक है। तो इसका जब वैल्यू आएगी तो यहाँ पर हमको एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। अब वो कांस्टेंट भी किस फॉर्म में होगा, एंगल के फॉर्म में होगा, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये फाई है तो यहाँ पर आ जाएगा ये फाई, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आ जाएगा वो आ जाएगा ये x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई, क्योंकि कांस्टेंट लेना ज़रूरी था ना, यहाँ पर फाइनाइट इंटीग्रल नहीं है, इंटीग्रेशन नहीं है, ये है ना, इनफाइनाइट इंडेफिनेट है, इसलिए यहाँ पर हमको डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमको कांस्टेंट लेना ज़रूरी था, ये हम भूल गए थे, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक लेते हैं, ठीक। अभी आपका टाइम हो गया है,
तो हम ये क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो बाय।